समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। हमारा अंतिम सत्र छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय मंत्री और दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव जी के साथ है। इससे पहले हमारे जितने भी संवाद हुए वो जनप्रतिनिधियों के साथ हुए, पर सरकार की अगर बात होती है तो सरकार केवल जनप्रतिनिधियों से नहीं चलती। सरकार की छवि बनाने के संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी भूमिका होती है। दुर्ग प्रशासन जिनके भरोसे है वो दोनों शख्स हमारे साथ मंच पर हैं। हमारे साथ दुर्ग के जिलाधीश अभिजीत जी हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से अभिजीत जी का स्वागत करें। और साथ ही हमारे साथ विजय अग्रवाल जी हैं जो दुर्ग के पुलिस कप्तान हैं। उनका उल्लेख एक अनुभव के साथ आपके बीच में रखना चाहता हूं। विजय अग्रवाल जी से मेरा काफी पुराना परिचय है, पर विजय अग्रवाल जी का कायल मैं तब हुआ जब आपको स्मरण होगा कि जांजगीर में एक बच्चा एक 40-50 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया था। विजय अग्रवाल जी ने तकरीबन 4 दिन तक बिना सोए जिस तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और वो बच्चा सकुशल बाहर निकल कर आया, तो उसका एक बड़ा कारण विजय अग्रवाल जी का नेतृत्व था। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां विजय अग्रवाल जी के लिए कि इतना संवेदनशील पुलिस अधिकारी के तौर पर हमें व्यक्ति मिला था। तब से हम विजय जी के कायल हैं। तो विजय जी आपको साधुवाद, धन्यवाद। तो अभिजीत जी से अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। अभिजीत जी, यूं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, पर लोगों को दहशत दुर्ग के नाम से आती है। नाम ही दुर्ग है, यानी किला। तो दुर्ग के जब आप जिलाधीश बने और इतना समय गुजार लिए, तो क्या अनुभव आ रहा है? कौन ज्यादा परेशान करता है? दुर्ग का तंत्र परेशान करता है, दुर्ग के राजनेता परेशान करते हैं, दुर्ग की समस्याएं परेशान करते हैं? किस अनुभव से गुजर रहे हैं आप दुर्ग के संदर्भ में? जी, नाम तो मैंने पहले भी सुना था, इस सर्विस में आने से पहले, इस कैडर में आने से पहले भी सुना था, और हमेशा सोचता था कि ये नाम कैसे पड़ा। लेकिन यहाँ आकर के दुर्ग और भिलाई, खासतौर से जो यहाँ का माहौल है, काफी अलग तरीके का है, काफी कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ पर आपको पूरे देश के हर कोने से आए हुए लोग मिल जाएंगे। हर प्रकार की संस्कृति, उसका एक संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जैसे आप समुद्र में देखते हैं जहाँ पे ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन होता है, बायोमास सबसे ज्यादा वहीं पर होता है, क्योंकि डाइवर्सिटी की मिक्सिंग होती है। कुछ ना कुछ शायद वो इफेक्ट है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ जो लोगों का लेवल ऑफ अवेयरनेस है, वो मैं समझता हूँ कि अद्वितीय है। वो तो यहाँ की जागरूकता अद्वितीय है। एक समय था कि जब दुर्ग शैक्षणिक दृष्टि से न केवल छत्तीसगढ़ में, न केवल अविभाजित मध्य प्रदेश में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान रखता था। आपका अनुभव क्या रहा? जिस दुर्ग भिलाई का नाम शैक्षणिक क्षेत्र पर आप इतनी ऊंचाई के साथ देखते थे, कुछ लोग महसूस करते हैं कि उसमें क्षरण हुआ है। इस तरफ आपका ध्यान गया? लोग आपसे बातचीत में आते हैं, लोग उस पुराने संदर्भ का हवाला देते हैं। हमने वो दौर भी छत्तीसगढ़ में देखा है जब तमाम अफसर नौकरी जो है रायपुर में करते थे, पर बच्चों को पढ़ाने के लिए 1.5 घंटे का आना और 1.5 घंटे का जाना भिलाई के संदर्भ में इसलिए करते थे कि बच्चे ठीक से पढ़ लें। रायपुर से बेहतर शिक्षण व्यवस्था भिलाई की मानी जाती थी, दुर्ग की मानी जाती थी। क्या देखते हैं आप? शिक्षण व्यवस्था यहाँ पर अभी भी काफी अच्छी है। नो डाउट राजधानी बनने के बाद उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं जो रायपुर को पिछले 25 साल में मिले, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं मानता कि यहाँ पर कोई क्षरण हुआ है। ये कह सकते हैं कि रायपुर थोड़ा सा ज्यादा रफ्तार से शायद आगे बढ़ा और उसका असर है जो आप देख रहे हैं कि अब जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई क्षरण हुआ हो मुझे ऐसा नहीं लगता। शिक्षण व्यवस्था यहाँ पर अभी भी काफी अच्छी है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर। IIT अगर देखा जाए रेनाउंड इंस्टीट्यूट, तो वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है, तो और मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर अब आ गया है। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि शिक्षण व्यवस्था में भी ये कहीं पीछे नहीं रहेगा। तो मैं विजय जी के पास आता हूं। विजय जी, जितना नाम भिलाई दुर्ग कमाता है लोहे के निर्माण में, उतना ही नाम गंवाता है कबाड़ चोरी के नाम में। अभी किस चीज से जूझ रहे हैं? देखिए, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया, दुर्ग भिलाई की जो तासीर है बड़ी कॉस्मोपॉलिटियन टाइप की तासीर है, और साथ ही एक बहुत बड़ा इलाका ठेठ देहात इलाका भी है जी।
तो इस समस्याएं, अगर आप समस्या के हिसाब से देखें, पुलिसिंग के हिसाब से देखें, तो इस पूरे जिले के 3 हिस्से हैं। जी। एक हिस्सा जो आपका टाउनशिप का एरिया है, यहाँ की समस्याएं बिल्कुल महानगरों की समस्या है। एक इलाका जो दुर्ग और उसके बाद पटरी पार का इलाका है, जहां क्राइम खासतौर से बॉडी ऑफेंसेस बहुत ज्यादा है। और तीसरा इलाका है ग्रामीण इलाका, जिसमें धमधा का पूरा इलाका और पाटन का इलाका आता है। यहाँ जो टिपिकल ग्रामीण समस्याएं होती है, अपराध होते हैं, ये तीनों ही की तीनों मौजूद है। और इस लिहाज से तीनों की जगह तीनों की समस्याओं के तासीर के हिसाब से पुलिसिंग करनी पड़ती है। वो तो ठीक है, आपने असल बात नहीं बताई। हमने पूछा कबाड़ चोरी कैसी चल रही है अभी दुर्ग में। देखिए, कबाड़ चोरी कुछ काबू में आया कि नहीं आया? कि अभी भी वो लोग तंत्र को, पुलिस को, प्रशासन को काबू में लेने में ही जुटे रहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। न तो पहले ऐसी थी कि तंत्र तो जो नियम है उसके हिसाब से ही चल रहा है। और जहां भी हमने तो कोशिश की बात की, हमने थोड़ी कहा कि कब्जा कर लिया था। नहीं, कोशिश भी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। और कौन? अपराधी? नहीं, अपराधी नहीं, पुलिस कर रही है। क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ चोरियां कम हुई है, खासतौर से जो नकबजनी और इंडस्ट्रियल इलाकों में जो चोरियां हो रही थी वह भी काफी कंट्रोल हुई है। मतलब आप मान रहे हैं कि कोशिश तो जारी रहती है अपराधियों की, पर आपको पुलिस बल इतना मिल रहा है? बीच में तो बात आती रहती थी कि जितना पुलिस बल चाहिए वो है नहीं, समस्याएं बहुत एरी है, संसाधन है नहीं। अभी जितने संसाधन है, और अभी काफी भर्तियां भी हुई है। सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग करके निकल जाएंगे। और अभी आरक्षकों की भी भर्तियां हुई, लगभग 350 आरक्षक हम लोग को मिल रहे हैं। उसके बाद चीजें और स्मूथ हो जाएंगी और कमियां कहाँ नहीं रहती है। परंतु उन कमियों के बीच अगर संसाधनों को हम ऑप्टिमम यूज कर सकें तो बेहतर रिजल्ट देने में हमेशा सक्षम आएंगे। आप तो कई जिलों में कप्तान रह लिए, कितना चुनौतीपूर्ण है दुर्ग में कप्तान रहना? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कि जब भी पुलिस मुख्यालय से सूची निकलती है तो विजय भाई देखते रहते अपना नाम है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शासन जहां भी भेजेगी मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं। और हर जिले की अपनी चुनौतियां होती है, दुर्ग जिले की भी अपनी चुनौतियां हैं। और मैं थोड़ा रोशनी दीजिए ना विजय भाई, दुर्ग में क्या चुनौतियां हैं? देखिए, दुर्ग में सबसे बड़ी जो चुनौती है, एक तो मिक्स पॉपुलेशन है। मिक्स पॉपुलेशन की वजह से कई बार जाति संघर्ष की स्थिति आ जाती है या फिर धार्मिक विवाद भी हो जाते हैं। उसके अलावा जो बाहर से क्रिमिनल्स आके यहाँ घटनाएं करते हैं वो एक बड़ी समस्या है। फिर साइबर फ्रॉड, जो टाउनशिप इलाके की प्रमुख समस्या है साइबर फ्रॉड की, जिसकी वजह से लाखों रुपए निकल जाते हैं और थोड़े से लालच में। और अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज एक बन के उभर आया है, रोड एक्सीडेंट्स। प्रतिदिन लगभग पिछले 3 साल का यदि आप आंकड़ा देखें तो 365 दिन में लगभग 325, किसी साल 330 डेथ्स होने लगी है। क्योंकि हम लोग का जो मेन आर्टरी है, मेन सड़क है, उसमें हैवी व्हीकल्स और साथ ही जो पब्लिक व्हीकल्स और 2 व्हीलर्स सब एक साथ चल रहे हैं, तो दुर्घटनाएं काफी होती है। अभी पूरा ध्यान उसको रोकने पे है। उसको रोकने पे है। इसी संदर्भ में मैं अभिजीत जी आपके मौजूदगी का लाभ उठाना चाहता हूं। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो सरकार आई उसने एक दृष्टि दी, विजन दिया था स्पेशल कैपिटल रीजन का, SCR। तो आप तो कलेक्टर हैं, अगर वो विजन पे कुछ काम हो रहा होगा तो आपसे तो जानकारी में होगा, आपकी मदद से ही हो रहा होगा। तो वो कागज में ही रहेगा, अभी विजन ही है या कुछ काम वाम शुरू हो गया, आप कुछ कर रहे हैं उसमें? देखिए, अथॉरिटी के गठन और अभी जो मैक्रो पिक्चर है उसकी वो तैयार की जा रही है। उसके बाद डिटेल में उसके लिए जो प्लानिंग होगी उसके संबंध में जैसा भी जो शासन के निर्देश होंगे, जो भी वरिष्ठ स्तर पर निर्णय होगा, उसका क्रियान्वयन हम लोग यहाँ पर करेंगे। SCR को आप क्या समझ पाए? SCR के अंतर्गत क्या करना चाहती है सरकार? थोड़ा आप हमारे दर्शकों के बीच में साझा करेंगे, SCR में दृष्टि क्या है? NCR की तर्ज पर SCR की बात की जा रही है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली के एरिया में है। वैसे ही भिलाई, दुर्ग, रायपुर को मिलाकर SCR की बात कही गई थी। थोड़ा आप बता सकते हैं हमें कि SCR में क्या सरकार करना चाहती है? देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं, जैसे NCR की आपने बात की, कैपिटल रीजन जहां पर सारे बड़े संस्थान, उनके मुख्यालय जहां पर केंद्रित होते हैं, पॉपुलेशन नेचुरली उसकी तरफ आकृष्ट होती है। लोग रोजगार की तलाश में, लोग शिक्षा के कारणों से, लोग नौकरी के लिए वहां पर आते हैं। तो अभी आप जैसे अगर रायपुर से चलें, नया रायपुर से चलें, तो रायपुर और फिर उसके बाद कुम्हारी, चरोदा, भिलाई, दुर्ग, ये पूरा, इसमें आपको कहीं पर भी ऐसा कोई ग्रामीण एरिया नहीं मिलेगा। पूरा एरिया अर्बनाइज हो चुका है।
तो जैसा आप एनसीआर में देखते हैं कि आप दिल्ली से चलते हैं तो चाहे गाजियाबाद जाएं, नोएडा जाएं, गुड़गांव जाएं, वो पूरा एक ही इलाका लगता है, भले पॉलिटिकल बाउंड्रीज अलग अलग हो। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इस प्रकार की सोच काम कर रही है कि इस पूरे एरिया का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, ताकि चीजें स्मूथ रहें। ऐसा ना हो कि कहीं पर आकर के कोई हिकअप देखना पड़े कि आप रायपुर से चले, टाटीबंध से चले, कुम्हारी में आकर के आपको कुछ अलग व्यवस्था देखने को मिल जाए या कहीं पर कोई बॉटलनेक क्रिएट हो जाए, उस तरीके की बातें ना हो और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। इसकी इस सोच को लेकर के एससीआर पर आपको नहीं लगता है कि हम रायपुर के साथ भिलाई दुर्ग को मिलाना चाहते हैं? 50 साल से भिलाई दुर्ग ट्विन सिटी के रूप में पहचान है, पर आज भी साफ दिखता है कि भिलाई ये हो, दुर्ग ये है। दुर्ग के स्वरूप में और भिलाई के स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर महसूस होता है। क्या देखते हैं आप इस अंदर में? देखिए, ये आपने कहा कि अंतर दिखता है, बात सही है, लेकिन आपने जिस टोन में कहा कि अंतर शायद नहीं दिखना चाहिए, ऐसी आपकी अपेक्षा है, तो वो अंतर ना रहे, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, उसी चीज को शायद लक्ष्य में रख करके और फिर ये एससीआर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो एससीआर का जो कंसेप्ट आया है उसके अंदर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में आपका अनुभव किया जा रहा है? दुर्ग के जनप्रतिनिधि आपको समाधान लगे या समस्या? देखिए, जनप्रतिनिधि हमेशा समाधान होते हैं। हम लोग शासकीय सेवा में हैं, हमारा काम अपने ऑफिस में और अपनी शासकीय फाइल, अपने आंकड़ों पर निर्भर रहता है, लेकिन पब्लिक उसको किस प्रकार से देख रही है, लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं, उसकी जानकारी हमको सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों से ही मिल पाती है। कई बार बहुत सारी, चूंकि और ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ करके हमने आंखें बंद कर रखी है, लेकिन कई बार बिकॉज ऑफ द बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोजीशन बहुत सारी चीजें जो हम तक सीधे नहीं पहुंच पाती हैं, वो चीज जब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये कमी हो रही है, यहाँ पर ये समस्याएं हो रही हैं, जो हमारे ऑफिशियल चैनल से नहीं मिल पाती। तो जनप्रतिनिधियों आप कौन कौन से ऐसे काम है, अभी जी हम आखिरी दौर की बातचीत में हैं, जो इस समय आप दुर्ग भिलाई क्षेत्र में करा रहे हैं कि सरकार ने ये चीजें तय की थी, चाहे नए पुल के संदर्भ में हो, चाहे सफाई व्यवस्था को बनाने के संदर्भ में हो, चाहे जल योजना के अंतर्गत साफ पानी उपलब्ध कराने का हो, इसमें थोड़ी रोशनी दे पाएंगे? कुछ है? कई सारी चीजें हैं, जैसे अभी जिस हाईवे की बात अभी एसपी साहब कर रहे थे, उसी पर 2 नए फ्लाईओवर्स के प्रस्ताव गए थे, उनकी स्वीकृति मिली है हमें, तो इनका भी जल्द 3-4 महीने के अंदर कहां पर फ्लाईओवर के संदर्भ में आप बता रहे हैं? ये खुर्सीपार में आएगा जी, खुर्सीपार में, और एक इसके आगे सिरसा गेट पे पड़ेगा जी। तो ये 2 फ्लाईओवर्स आ जाएंगे। हाल ही में 3 फ्लाईओवर्स और बने हैं 3-4 साल पहले, तो इससे थोड़ा सा ट्रैफिक का दबाव कम होगा। दूसरा, आप देख रहे होंगे भारतमाला प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसके में भी लगभग अगले 6 से 8 महीने के अंदर कंप्लीशन संभावित है, तो उससे ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा। पानी की जहां तक बात की, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे दुर्ग नगर निगम के लिए भी और भिलाई के लिए भी दोनों के काम शुरू हो गए हैं। तो जो शिवनाथ नदी में जो एक पोल्यूटिंग कंटामिनेटेड वाटर जा रहा था, उस पर काफी हद तक लगाम लगेगी। वाटर सप्लाई स्कीम्स भी हमारी चल रही हैं, वो चाहे कुम्हारी का हो, चाहे चरोदा रिसाली नगर निगम के लिए भी एक प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, उम्मीद है कि बहुत जल्द उसकी भी स्वीकृति मिलेगी। तो जो अर्बन एरियाज की टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि पानी, सफाई, इन सब चीजों पर शासन का फोकस है और इनके लिए बराबर प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति भी मिल रही है। तो एक आखिरी बिंदु पे आना चाहता हूं, हमारे साथ में कई महापौर चर्चा का हिस्सा बने थे, बोल रहे सरकार बहुत परेशान कर रही है, बताओ बिजली का बिल भी हम ही से चाह रही है, अब हमारे पास तो अपने लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते, अब बिजली का बिल भी सरकार को हमसे चाहिए, तो आपके पास तो ये जानकारी आती ही होगी। तो ये नगर निगम की स्थिति सुधरे उधरे, इसकी दृष्टि से कलेक्टर साहब कुछ सोच रहे हैं? देखिए, जो अर्बन लोकल बॉडीज का कंसेप्ट लाया गया था, कहीं ना कहीं उसमें यह था कि अपने सोर्सेज से भी वो कुछ इनकम जनरेट करें, ताकि अर्बन लोगों को जो सुविधाएं देनी है उसका काफी हद तक उसके लिए पेमेंट या उसका जो भार है वो भी लोग वहन करें। तो ये इसमें एक बैलेंस तो कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि केवल शासन भी जो चलता है, शासन भी अल्टीमेटली जनता के टैक्स से ही चलता है, शासन के पास कोई ऐसा पेड़ तो होता नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो उसको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो अर्बन लोकल बॉडीज को भी कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा होना, यूजर चार्जेस वसूल करना, इसको तो करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर टैक्स की वसूली पर अर्बन बॉडीज जब तक ध्यान नहीं देंगी तब तक समाधान नहीं निकलेगा, ऐसा आपका अनुभव है? जी, आवश्यक है। मैं विजय भाई आपके पास आना चाहता हूं विजय जी, और समझना ये चाहता हूं कि भिलाई दुर्ग के संदर्भ में एक समस्या के संदर्भ में हम लगातार खबरें छापते हैं, वो है नशे के संदर्भ में। ये खबरें अतिरेक के साथ आ रही हैं या इस चुनौती के साथ वाकई भिलाई दुर्ग के युवा जूझ रहे हैं? क्या अनुभव आया आपका यहां के संदर्भ में? और अगर चुनौती है तो चुनौती से निपटने के लिए कर क्या रहे हैं अपन? देखिए, ये
अगर आप आपराधिक दृष्टि से देखें तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी समस्या नशे की समस्या है। जितने भी बॉडी ऑफेंस हुए हैं, अगर उसके जेनेसिस में आप जाएंगे तो 90% केसेस में नशा ही है, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे नशीली दवाइयों का नशा हो। और चूंकि दुर्ग भिलाई नेशनल हाईवे में पड़ता है, मेन ट्रेन रूट में पड़ता है, उसकी वजह से नशे का सामान बहुत आसानी से पहुंचता है। और पुलिस ने पिछले साल का अगर आप आंकड़ा देखें, न सिर्फ नशा पकड़ने में, क्योंकि इसके दो अलग अलग स्वरूप हैं, एक है जो नशा कंज्यूम कर रहा है और दूसरा जो सप्लाई कर रहा है। जब तक दोनों पे एक समान प्रहार नहीं होगा तब तक ये चीज हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। रोकने की बात तो दूर है जी। सबसे पहले चरण में तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे में न सिर्फ नशे के सौदागर पकड़ रहे हैं, बल्कि जो इसके पीड़ित हैं उनका भी हम लोग रिहेबिलिटेशन करवा रहे हैं। चाहे वो नाबालिग है तो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से करा रहे हैं, और जो बालिग है उनका संस्थागत उपचार करवा रहे हैं। तो दोनों ही चरणों में काम चल रहा है और इसके लिए जो पूरी टीम है वो काम कर रही है। नशा काफी कंट्रोल्ड है, परंतु इसके नए नए तरीके हैं, खासतौर से ऐसी दवाइयां जिसका ड्यूअल पर्पस वाली है, जैसे आयोडेक्स है। आप आयोडेक्स की बिक्री नहीं रोक सकते, परंतु आज रेलवे स्टेशन में कम से कम 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो आयोडेक्स को ब्रेड में जैम की तरह लगा खाते हैं। या जो तारपीन तेल है जिसका इंडस्ट्रियल यूज है, या जो बोनफिक्स जो आपका सोल्यूशन है, उसके कई सारे यूज है, परंतु वो बहुत आसानी से मिल जाती है और उसी से नशा करने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाह के भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है उस पर पूरी तो तरह इसमें से सामाजिक संस्थाओं के मदद से काम करने का कोई आपका जिला प्रशासन के साथ अभियान चल रहा है, या आप इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, आप और कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब के साथ ही समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ही जो नशा मुक्ति केंद्र है वो काम कर रहा है, और जो नाबालिग है उनके लिए भी कलेक्टर साहब ने पहल की है और उनको आर्ट ऑफ लिविंग की मदद से हम लोगों ने। आपको पर्याप्त लग रहा है या आपको लगता है इसे हमें मिशन मोड में ले जाने की जरूरत है? ऐसा कुछ आप लोग परस्पर बातचीत में महसूस कर रहे हैं? जैसे भिलाई दुर्ग की पहचान रही है, नशा एक चुनौती तो है। डेफिनेटली चुनौती है, और अभी जो प्रयास चल रहा है वो मिशन मोड में ही चल रहा है। इवन पेरेंट्स की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे कलेक्टर साहब इस पे? वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। जैसा अभी एसपी साहब ने बताया, समाज कल्याण की तरफ से एक केंद्र संचालित है जिसमें एडल्ट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बालकों के लिए भी हमने शासन से मांग करी है कि एक केंद्र रायपुर में एक चलता है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी स्वीकृत किया जाए। उम्मीद है बहुत जल्द वो भी स्वीकृत हो जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से तब तक नाबालिगों के लिए कोर्स रन किया गया है। साथ ही मैं ये मानता हूं कि नशा एक सामाजिक समस्या है। मतलब प्रशासन अकेला इसको दूर नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज के लिए आगे आना होगा और लोगों को भी इस पर लगाम लगानी होगी। जहां कहीं पर इस प्रकार की समस्याएं दिखती हैं, लोगों को भी कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर एक ग्रुप बनाना होगा, उसमें उसके खिलाफ खड़े होना होगा, उसको एज ए चैलेंज लेना होगा। केवल अगर उसको पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी मान लिया जाए तो मैं समझता हूं कि शायद इसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो वैसी सफलता नहीं मिल पाएगी। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं विजय जी आपके साथ, वो है मॉनिटरिंग को लेकर। स्मार्ट सिटी में भिलाई में काफी काम हो रहे थे, बीच में हम सुन रहे थे कि आप मॉनिटरिंग के लिए भिलाई दुर्ग पुलिस काम कर रही है। ये कैमरे वैमरे की व्यवस्था कुछ बन पाई कि नहीं बन पाई, या केवल कागजों में रह गई? क्या है आपके मॉनिटरिंग सेल, क्या उससे कुछ अपराधों की रोकथाम के संदर्भ में कार्य योजना बन पाई, और अगर बन गई है तो उसमें कोई सफलता? अभी लगभग 218 कैमरे हैं जो आईटीएमएस के माध्यम से जुड़े हैं जी। और आपको बताते हुए मेरी बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग न सिर्फ ई चालान कर रहे हैं, बल्कि पिछले दिनों में जितने ब्लाइंड मर्डर्स हुए हैं, ब्लाइंड मर्डर के डिटेक्शन में सबसे बड़ा रोल इन कैमरों का था, जिसकी वजह से लगातार जब मर्डर हुए तो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर डिटेक्शन हुए। और जो मिशन साइबर सिटी का अभियान चला था उसके अंतर्गत न सिर्फ हाईवे में या टाउनशिप में, बल्कि ग्राम पंचायतों में भी हम लोगों ने लोगों को प्रोत्साहित किया है। जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जितने शॉपकीपर्स हैं, सबको हम लोगों ने सीसीटीवी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो ये पूरा कम्युनिटी का एफर्ट था और लगभग 24,000 के आसपास सीसीटीवी हम लोगों ने लगवाए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां दुर्ग भिलाई के लोगों के लिए जिन्होंने
इस प्रयास में सहभागिता की, तो हमारी बातचीत के 2-3 निष्कर्ष हैं। एक, प्रशासन के स्तर पर काम की जरूरत महसूस की जा रही है, खासतौर पर यातायात के संदर्भ में उसमें काम चल रहा है, कुछ नए फ्लाईओवर स्वीकृत हुए हैं। साफ पानी के संदर्भ में अभिजीत जी ने हमें बताया कि उसके संदर्भ में काम चल रहा है। पर सबसे महत्वपूर्ण जो दुर्ग भिलाई के संदर्भ में, वो नशे के खिलाफ लड़ाई का प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, पर सामाजिक भागीदारी अगर इसके साथ जुड़ जाएगी तो एक बेहतर सफलता मिल पाएगी। ये हमारी बातचीत का निष्कर्ष है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संवाद कैसा बनेगा, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अभिजीत जी और विजय अग्रवाल जी के लिए। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आने के लिए, वक्त निकालने के लिए आभार स्वरूप मैं बुलाना चाहूंगी सम्मान करने के लिए अभिजीत सिंह जी का, प्रदीप चौधरी भाजपा नेता और शारदा गुप्ता जी को मंच पर। प्रदीप चौधरी और शारदा गुप्ता जी। साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगी एसएसपी विजय अग्रवाल जी के सम्मान आभार के लिए सोनू कुमार, पीसीआर हेड है INS 24/7 के, और राजेश चौधरी जी पार्षद। साथ में रमेश गुप्ता भैया हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मंच पे कृपया आइए। कमल शर्मा भैया, उधर नायक भैया, कृपया आप मंच पर आकर साहब लोग का स्वागत करिए। कृपया आइए। संजय तिवारी भैया भी साथ में। कुछ गणमान्य हमारे बीच बचे हैं, इनका स्वागत सम्मान होना है। बस कार्यक्रम की आखिरी पर हम सबका स्वागत हम करें। कमल भैया जल्दी कृपया कलेक्टर एसपी साहब को स्वागत करना है। और इस क्षेत्र के थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा जी भी हैं, उनका सहयोग रहा, और साहब अपने एसपी साहब का स्वागत करते कृपया।